हेलो एंड वेलकम। जीएसटी स्पेशल कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीएसटी स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं, ये हम सबको पता है, बड़ी खबर है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ब्रॉडर सिस्टम पे, ब्रॉडर इकोनॉमी को लेकर, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सौरभ अग्रवाल, इज टैक्स पार्टनर एट अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया, एंड मिस्टर अभिषेक ए रस्तोगी, इज फाउंडर रस्तोगी चेंबर्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू सौरभ सर। सौरभ सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये बता दीजिएगा, ये ट्रांजेक्शन जो 4 स्लैब से 2 स्लैब हो गया है और एक सिम गुड्स के लिए अलग सा स्लैब बनाया गया है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इस रैशनलाइजेशन के बाद, और ये सिस्टम में आना कब से शुरू होगा? क्योंकि उत्साह तो ये बता रहा है कि सब कुछ कल से ही सिस्टम में आ जाएगा एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू बेनिफिट, कंजम्पशन बूस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर इसका रियल इम्पैक्ट कब से हमको देखने को मिलेगा? गीतू जी, देखिए, मैं 5 वर्ड यूज करूंगा और 2 थीम की बात करूंगा। पहला, जी। मॉन्यूमेंटल स्टेप, कमेंडेबल एफर्ट, हम्म। यूनानिमस डिसीजन, proactive approach, and overall, if I have to look at, there is a clear intent behind it. And there are 2 themes आ रही हैं सामने। एक जी। आ रही है विश्वास की थीम और दूसरी आ रही है कंजम्पशन की थीम। विश्वास, स्टेट और सेंटर के बीच के तालमेल का विश्वास, जिससे कि ये ओके। यूनानिमसली पारित किया गया। दूसरा, विश्वास बिजनेसमैन और कंज्यूमर के बीच में और उसके साथ गवर्नमेंट के साथ एक ट्राइपार्टाइट विश्वास, जिसकी वजह से एंटी प्रॉफिटरिंग के प्रोविजन को इन्होंने नहीं लागू किया। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, थीम बनती है कंजम्पशन की, जो कि इंडिया कंजम्पशन स्टोरी की हम बात करें तो आगे बढ़ती दिख रही है। जहां ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल टैरिफ की वजह से लग रहा था कि ओवरऑल जीडीपी 0.3% टू 0.5% गिर जाएगा, इस रेट रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज की वजह से लगता है कि वो काफी हद तक मिटिगेट होगा। अब वो कितना परसेंटेज पॉइंट मिटिगेट होगा, वो शायद अभी क्लियरली नहीं निकल के आ रहा, बट मेरे को लगता है ओवरऑल 0.5% के आसपास का मिटिगेशन हो जाएगा। अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे, क्या ये कल से पास ऑन हो जाएगा? आई थिंक प्रेस रिलीज में मिनिस्टर्स ने बड़ा क्लियरली कहा कि ये एप्लीकेबल 22 सितंबर से होगा। तो 22 सितंबर ऑनवर्ड्स एक कंज्यूमर, जो कि मैं और आप जैसे लोगों को, इसका बेनिफिट मिलता दिखेगा। किन किन ओके। चीजों में बेनिफिट मिलेगा? 2 तरीके से इन्होंने कैटर किया है कंज्यूमर को। एक है लोअर क्लास, पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जहां पे 12 से 5% में चीजों को लेके गए और लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाया। और यही क्लास ऐसा है जो एस्पिरेशनल भी है, जिसको आज की डेट में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव जैसी चीजें खरीदनी है। वहां पे भी इन्होंने रेट की दरें कम की, जिसकी वजह से इस तरीके का जो एस्पिरेशनल कंज्यूमर है उसको भी एडवांटेज मिलेगा, लेकिन 22 सितंबर से। अभिषेक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये बता दीजिएगा, सर ने कहा कि 22 सितंबर से ये लागू होगा, लेकिन जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसका क्या होगा? क्योंकि उसका इनपुट कॉस्ट भी ऑन द हायर साइड है, और वो कैसे पास ऑन होगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट ने एक डेट डिटरमिन की है और आज 17 दिन 18 दिन का लोगों के पास, बिजनेसेस के पास उसको यूटिलाइजेशन करने का समय है, प्लान करने का समय है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने का समय है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। देखिए, जहां पर कि रेट्स अगर 12% से 5% भी हुए हैं, या 18 से 5 हुए हैं, या 28 से 18 हुए हैं, तो जो आज आईटीसी है वो तो यूज होता जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ। केवल क्योंकि आने वाले समय में वो रेट कम होगा और अब जो हमारे पास इन्वेंट्री वो हायर रेट पर अगर है भी, जी। तो जी। डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। ट्रेडर्स के पास, मैन्युफैक्चरर्स के पास हमेशा कुछ ना कुछ मार्जिन होगा, बिकॉज प्रॉफिट एलिमेंट तो रहेगा ही। जो बेस ऑफ सप्लाई है, जो बेस वैल्यू ऑफ द सप्लाई है, वो बेस वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा, राइट। केवल टैक्सेस की जो कमी होगी, या जो टैक्सेस में गिरावट या घटेंगे टैक्सेस, उसका बेनिफिट कंज्यूमर को जाएगा। तो हो सकता है कि थोड़े समय में हमें बिजनेसेस को उनके पास थोड़ा क्रेडिट पड़ा रहे, मगर वो जो क्रेडिट होगा तो वो आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली चीज है। दूसरी ओके। चीज ये है कि क्योंकि उनकी जो अब सप्लाई है
वो डिमांड पे बेसिस है, तो जो कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो हो सकता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेल हो, उनका रेवेन्यू में बूस्ट मिले। तो अगर वो थोड़ा सा क्रेडिट जो एक्स्ट्रा है, अगर वो ट्रेडर्स के पास, मैन्युफैक्चरर्स के पास अगर है भी, तो वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो सवाल आता है वो ये आता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो एक समस्या थी इंडस्ट्री को, वो कैसे है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में और कुछ और सेक्टर्स में उसको आइडेंटिफाई किया गया है, जिससे इन सेक्टर्स में वो जो मैन मेड यार्न है एक्सेट्रा का रेट भी कम कर दिया जाए, 5% कर दिया जाए। तो जब वो रेट भी कम करा जाएगा तो इनपुट टैक्सेस भी कम होंगे। देखिए थोड़ा सा तो बिजनेसेस को हो सकता है कुछ सेक्टर में पेन हो, मगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जो रिकमेंडेशंस गए थे गवर्नमेंट के पास, वो रिकमेंडेशन को ठीक करा गया है। प्लस जो हमारा सारा जो हमारी सोर्सेज ने हमें बताया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक जो उनके पास विनती आई थी देश के डिफरेंट कोनों से, उसका पूरा लिस्ट बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने खुद उनको देखा है कि कहां पर बेनिफिट देना चाहिए। किसी बच्चे ने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि अगर हेयर कट होता है तो 200 रुपए के हेयर कट पे मैं 36 रुपए टैक्स पे करता हूं। और अगर इसीलिए आप ये देखेंगे, और सीनियर सिटीजन ने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस पे क्या करना चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री जी का खुद इसमें योगदान है, उन्होंने लाल किले से एक दिन उठ के ऐसे ही नहीं अनाउंसमेंट करा था, उनका बहुत होमवर्क पीछे से हुआ था। सो जो मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर बहुत डीप डेलिब्रेशन किया है। ऐसे ही नहीं इन सारी चीजों का रेट कम करा गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो एक विश्वास था, जो एक इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न था, आज की तारीख में वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब इंडिया जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस में एक हमारे ऊपर एक ऐसा टैरिफ लगाया जा रहा है, तो डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पर जब देश को एक पूरा विश्वास है, तो ऐसे समय में इंडस्ट्री को बूस्ट, कॉन्फिडेंस टू कंज्यूमर बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है। इसीलिए ये सारे टैक्सेस अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनका बेसिकली डिस्कशन भी नहीं हो रहा था। जैसे आप देखेंगे ब्यूटी रिलेटेड सर्विसेज, हेल्थ, स्पा, सैलून, हेयर कट, वैक्सिंग, इन सारी सर्विसेज को भी एक एस्पिरेशनल ग्रुप में माना जा रहा है कि जो मिडिल क्लास भी है या पर मिडिल क्लास भी है, वो भी ऐसी सर्विसेज लें। ये एक डेली यूज की सर्विसेज हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं 18% से 5% किया जा रहा है। अगर चाहती गवर्नमेंट तो उनको 18% में रख सकती थी, मगर क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक चीज पर ध्यान दिया है और वो चाहते हैं कि देश के लोगों को इस समय बड़ी राहत मिले, एक जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आए और हमारी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनस सर्विसेज को बढ़ावा मिले, ऐसे बहुत कदम लेने अनिवार्य थे और जो कि लिए गए हैं। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूं, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें कम रेट में जा रही हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि बिजनेस क्लास एयर टिकट है, वो हायर रेट में जाता है। जो कुछ रेंट कैब टाइप सर्विसेज होंगी या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो भी हायर रेट में जाती हैं। तो थोड़ा सा रेवेन्यू का जो गैप होता वो कम होगा, क्योंकि इन कुछ सर्विसेज से ज्यादा बढ़ता है। आखिरी चीज जो आपको समझाना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो भी हैं जो 28% से 40% पे जाते हैं। अब उसका रेलेवेंस ये है कि जो स्टेट की कलेक्शन है वो 28% से होती थी और 70% टैक्सेस जीएसटी से स्टेट को जाते हैं। अब उन 7 प्रोडक्ट्स पर भी काफी सारी भरी मात्रा में जो जीएसटी कलेक्शन होता है, उसमें से स्टेट का पोर्शन अब 40% पे मिलेगा। तो 28% सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का पोर्शन, 28% टैक्स एंड 70% ऑफ द पोर्शन ऑफ दैट कलेक्शन स्टेट को जाएगा उन 40% वाली आइटम्स में से। तो स्टेट को भी नुकसान नहीं है। और यही अरिथमेटिक हम बार बार बता रहे थे डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से, और जो हमारे डिस्कशन हो रहे थे कि ये अरिथमेटिक स्टेट को समझानी चाहिए। जब स्टेट को अरिथमेटिक समझाई गई तो ये बहुत सारे कल डिसीजंस पास हुए इस बेसिस पर, कंसेंसस के बेसिस पर, जैसा सौरभ जी ने बताया। और एक आखिरी जो अरिथमेटिक स्टेट्स को और समझाई गई थी कल, वो ये थी कि 77% टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं
वो 18% वाले रेट में से होते हैं, और केवल 23% ऐसे टैक्सेस हैं जो 5, 12 या 28% में होते हैं, और उनमें से भी जो 11% वाले हैं वो 28% से होते हैं, और उसमें से भी बहुत सारे आइटम्स 40% में जा रहे हैं। तो अरिथमेटिक जहां पर है वो यही है कि थोड़ा सा रीचिक भी होगा, इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस आएगा, और दिवाली के आसपास की जो कंजम्पशन रिलेटेड चीजें हैं, जैसे गाड़ियां हो गई, व्हाइट गुड्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई, आपके दिए, कैलेंडर, ये सारी चीजें हो गई, जो भी सारी चीजें दिवाली से रिलेटेड है, खाने पीने की चीजें रिलेटेड हैं, उन सब पर बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कंज्यूमर को, और कंज्यूमर विल हैव अ ग्रेट टाइम अराउंड द फेस्टिवल। सौरभ जी, आपने कहा कि विश्वास स्टेट और सरकार सेंटर के बीच में, बिल्कुल सही कहा, वो हमको अभिषेक जी ने समझा भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस तो होगा, इसकी भरपाई कहाँ से होगी? गीतू जी, ये ना अगर आप मेरे से पूछें, मेरी अपनी राय में मेरे को लगता है, वाइल गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया है 45-48 हजार करोड़ का टोटल नेट करके जो रेवेन्यू लॉस है, वो कह रहे हैं 96 हजार करोड़ का ओवरऑल लॉस है, उसमें से कुछ लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा, जो कि 40% में जो गुड्स मूव हो रहे हैं उसकी वजह से। मेरे से अगर आप पूछें, अगर कंजम्पशन बूस्ट होता है तो ये भी जो लॉस दिख रहा है एक्सचेकर में आता हुआ, एक तो ये लॉस भी मेरे को नहीं लगता कि आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, अगर हमने देखा है पास्ट में कि जब जब रेट कम हुआ है, तब तब जो टैक्स का इवेजन होता है या टैक्स की जो चोरी होती है वो कम होती है। अगर आप याद करें, जब जीएसटी आया था तो तब 60 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे कुल में, और आज जब हम बैठ के बात कर रहे हैं तो 1,50,000 से ऊपर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। इसका मतलब है टैक्सेबल बेस बढ़ा है। साथ साथ गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, 2A 2B ला करके इंश्योर किया है कि डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल टैक्स पेमेंट के माध्यम से जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर को वापस ऑर्गेनाइज इकोनॉमी में लाया जा सके उतना अच्छा है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है गीतू जी, जो आप देखेंगे, जो छोटा व्यापारी है आज की डेट में वो जीएसटी में नहीं आ रहा था या बाहर था, क्योंकि उसको डर लगता था कि इसमें कंप्लायंस बहुत है। गवर्नमेंट ने जो सिंप्लीफिकेशन की दौर चलाया है, जो वो कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन 3 दिन में देंगे, हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, हम प्रोविजनल रिफंड 90% दे देंगे 7 दिन के अंदर अंदर, तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो छोटा व्यापारी है वो वापस आके जीएसटी से जुड़ेगा। मेरे को लगता है टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी जो कंप्लायंस है, जो व्यापारी है वो कंप्लायंस की दौर से जुड़ना चाहेगा, और इसकी वजह से जो रेवेन्यू लॉस है वो कम होता चला जाएगा। साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली 9 से 10% की दर से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहे थे। 24-25 में हमने 22 लाख करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर हम अप्रैल मई की बात करते हैं तो जितना मेरे को अगर नंबर्स याद है, तो अप्रैल मई में अगर हम नंबर्स देखते हैं तो आई थिंक 2.35 लाख करोड़ के आसपास तक का ओवरऑल कलेक्शन चला गया था। 2.1 लाख करोड़ का कलेक्शन था मई 2025 में। थोड़ा सा ग्लोबल हेडविंड थोड़ा सा उस साइड गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा कलेक्शंस के ऊपर जोर आया, लेकिन इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी खत्म नहीं हुई है। लेकिन क्या है ना, आप जब अगली बार मेरे को बुलाएंगे, आप कहेंगे देखिए सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा कंजम्पशन गिरा, वो 15 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक का जो समय है, 21 सितंबर तक का, उस दौरान पे थोड़ा सा सेल्स कमजोर होने की चांसेस है, क्योंकि आप और मुझ जैसा कंज्यूमर भी वेट करेगा कि अगर गाड़ी खरीदनी है और गाड़ी में 10-12% का रिडक्शन मिलेगा तो क्यों ना वेट करें और तब खरीदें। जी जी, एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपको जाना है, क्योंकि आपके मैंने पिछले इंटरव्यूज और पॉडकास्ट बहुत देखे हैं। आपने कहा था कि स्ट्रक्चरल जीएसटी इश्यूज जो है वो ऑटोमोबाइल में भी है, रियल एस्टेट में भी है और एनर्जी सेक्टर में भी है। क्या ये जो हमने बदलाव देखे हैं कहीं ना कहीं इन चीजों को एड्रेस कर रहा है? आर यू सेटिस्फाइड? तो पहला, अगर मैं ऑटो से बात करूं तो ऑटो जो है सबसे क्लोज है मेरे दिल के। तो ऑटो में जो रिडक्शन किया गया, टू व्हीलर, आप याद करिए मैं पिछले 1 साल से डिमांड कर रहा था कि टू व्हीलर 18% पे लाई जाए। टू व्हीलर हमारी टीयर 2, टीयर 3 सिटी में कम्यूटिंग का साधन है, और हमारे गांव में वो रोजगार भी पैदा कराती है, क्योंकि आज की डेट में गांव से आदमी सिटी जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, गांव से सिटी जाता है अपना सामान बेचने के लिए। और आज जब हम बात करते हैं ब्लिंकिट, जेप्टो और जोमेटो के दौर में, तो इसी टू व्हीलर के थ्रू डिलीवरी होती है। तो बहुत ही बढ़िया फैसला लिया गया।
दूसरा, अगर स्मॉल कार की बात करें, उसको भी 18% में लेके गए, करीब 10-12% का वहां पे फायदा दिया गया। इवन लार्ज कार्स में जो है हमारी 3% से लेके 10% का फायदा वहां पे भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान रखा कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के ऊपर अंतर आए, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जो ऑटो पार्ट था वो जा रहा था 28% पे, जी। जबकि ओवरऑल अगर हम व्हीकल का रेट 18 कर रहे हैं और पार्ट का रेट 28 में ही रहने देते, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में फर्क नहीं आता, करेक्ट। क्योंकि खासकर उसको मेंटेनेंस के टाइम पे तो 18% खर्चा करना पड़ता। वहां पे जी। कंज्यूमर को एक टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में भी फायदा होगा जब हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। अब हम न्यू एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम वेस्ट टू एनर्जी या हम बात करते हैं सोलर मॉड्यूल, सोलर एनर्जी की, इन सभी जगहों पे जो इक्विपमेंट लगता है पावर बनाने के लिए, उस सबको 5% के रेट पे लेके आ गए। जी। चाहे वो सोलर मॉड्यूल हो, चाहे आपका बायोमास प्लांट्स वगैरह के लिए है, उन सब जगहों पे 5% की दर की गई। ये एक छोटी सोच नहीं है, ये दर्शाता है कि हमारा लॉन्ग टर्म का जो विजन है, ये हमारा एक क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ने का विजन है। और खासकर मैं खुद एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूं, मैंने वहां पे भी देखा कि वहां पे आज घर घर में सोलर पैनल लग रहा है, तो सोलर वहां तक पहुंच रहा है। और अगर मैं आपकी तीसरी बात करता हूं, तीसरे सेक्टर में, तो तीसरा सेक्टर अगर मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की बात करता हूं, तो बहुत दिन ओके। से कहा जा रहा था एयर कंडीशनर अब लग्जरी नहीं रह गया है। जब जी। पारा 48 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो कहां से लग्जरी है? उसके ऊपर 28% टैक्स लगाना। आज की डेट में इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इतनी गर्मी में अगर कंज्यूमर को रिलीफ पहुंचानी थी, तो 18% करके गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा योगदान किया है। और इससे आप एक चीज और ध्यान रखिए, क्या होगा, जब एक नया यूजर एसी से जुड़ेगा तो हमारा पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा। पावर कंजम्पशन करेक्ट। बढ़ेगा तो वो सोलर की ओर भागेगा, क्योंकि अब सोलर और थर्मल के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है कम होता जा रहा है। थर्मल ज्यादा महंगा है, सोलर सस्ता होता जा रहा है, तो आदमी सोलर की ओर अग्रसर होगा। करेक्ट। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभिषेक सर, आप आपसे हम चर्चा करते हैं, या ये बताइए कि इंश्योरेंस को लेके बड़ा बदलाव किया गया है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, बहुत ही एसेंशियल है आजकल के जमाने में, और पोस्ट कोविड इसके लाभ जो है हम सबको समझ आ चुके हैं। सो इंश्योरेंस एट निल, नो जीएसटी, कितना पुश हो सकता है इस सेक्टर के लिए? देखिए, आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तो बहुत बड़ा लाभ है ही, मगर ये कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत बड़ा लाभ है। जो प्रधानमंत्री जी का ऑब्जेक्टिव है और जो बाकी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव है, वो ये चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो स्वस्थ रहें, और अगर किसी प्रकार की ऐसी कठिनाइयां आती हैं तो उनको इंश्योरेंस फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मगर इन पर जो हेल्थ इंश्योरेंस था, मेडिकल इंश्योरेंस था, स्पेशली ओल्ड लोगों के लिए जो था, सबसे पहले डिमांड रखी गई थी, जो हमने भी प्रधानमंत्री जी को और सेवरल चीफ मिनिस्टर्स को भेजा था, कि सबसे पहले सीनियर सिटीजन का, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी पर उनकी डिटेल्स आती हैं, सबसे पहले सीनियर सिटीजन के लिए इमीडिएट ये चेंज करना चाहिए। मगर बहुत अच्छी खबर जो आई वो ये आई कि जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड करा कि केवल एक सेक्टर के लिए ना करके इसको सभी के लिए, बिकॉज हेल्थ एक नेसेसिटी है, हेल्थ इंश्योरेंस जी। एक नेसेसिटी बन जाता है, इसको सबके लिए एक्सटेंड करा जाए। उसके जी। बाद जब क्वेश्चन आया लाइफ इंश्योरेंस का, तो जो इंडिविजुअल्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, उसका भी डिस्कशन हुआ, और उसमें डिस्कशन यही हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कुछ भी लग्जरी नहीं है, ये एक ही बहुत ही किसी भी कैटेगरी ऑफ इनकम ग्रुप के लिए ये नेसेसिटी है। और इससे फैमिलीज को कॉन्फिडेंस आता है, सर्टेनिटी मिलती है, और बुरे जी। वक्त में अगर ये यूज होंगी तो सबको फायदा होगा। तो उसको करेक्ट। मद्देनजर रखते हुए डिसाइड किया गया कि इंश्योरेंस सेक्टर पर इन पॉलिसीज पर एग्जेम्पशन दी जाए, जिसका लाभ आने वाले समय में कंज्यूमर्स को होगा। जो एक रिलेटेड एस्पेक्ट है, जो डिफिकल्ट पार्ट है उसका यह है कि कुछ कुछ केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक साल से ज्यादा का टेन्योर भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज देखेंगे, तो कुछ हेल्थ जी। इंश्योरेंस पॉलिसीज में वो आपसे प्रीमियम एक साथ ही 3 साल का या करेक्ट। 5 साल का भी ले लेते हैं। तो जी। अब प्रश्न यह आ रहा है कि जब 22 तारीख के बाद ये रेट कम होगा, तो चलिए जो एक साल जो रनिंग ईयर है उसके लिए तो वो बेनिफिट नहीं मिल सकता, वो कहा जा सकता है कि ये इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो है ये हो चुका है। मगर क्या जहां पर लोग प्रीमियम दे चुके हैं, तो क्या
इंश्योरेंस कंपनीज को एटलीस्ट फॉर दैट पीरियड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट पास ऑन करना चाहिए कंज्यूमर को। ये बहुत बड़ी जो अभी क्वेश्चन है जिसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, ये आने वाले समय में हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल या सीबीआईसी इस पर एक क्लैरिफिकेशन इशू करे। और जहां, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखिए अभी बड़ा क्लियर है कि बेनिफिट जी कंज्यूमर को पहुंचना चाहिए। अब अगर बेनिफिट एक्चुअल कंज्यूमर को पहुंचाना है तो जो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, जो स्पेशली 1 साल से ज्यादा वाली पॉलिसीज हैं टेन्योर की, जी उनका बेनिफिट कैसे पहुंचेगा, ये देखना बहुत ही रेलेवेंट रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है मेडिकल इंश्योरेंस में भी दे टेक इट फॉर रिन्यूअल फॉर 3 years 4 years 3 years मैक्सिमम, आई गेस 1 साल 2 साल के लिए होता है। तो जिसने प्रीमियम पे किया है उसको जीएसटी का भुगतान कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफिकेशन और हमको बताने के लिए, बिकॉज आई मिस्ड ऑन दिस पॉइंट। एक सर ये और बहुत बताइए आपको कि इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आपने टैक्स जी कलेक्शंस की बात की थी। जो टोटल टैक्स कलेक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस कट्स देखना चाहिए, वो केवल ये नहीं देखना चाहिए कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो कितना कम हो रहा है। देखिए, अगर 96,000 करोड़ भी टैक्स कम होता है तो 24 लाख जो हमारी करेक्शन एक्सपेक्टेड थी वो केवल 4% दर्शाता है। तो जो करेक्ट रेशियो देखने की होगी वो ये नहीं देखने की होगी कि क्या हमारा 96,000 करोड़ टैक्स कम हुआ जीएसटी कलेक्शन से। जो एक्चुअल फिगर देखने वाली होगी वो होगी टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो आज 11.6% है और ये टैक्स करेक्शन से या रैशनलाइजेशन से वो जीडीपी बढ़ता है 0.8%, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा अगर वो सेम भी रहता है तो हायर जीडीपी पर सेम रेशियो पर एक्चुअल टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी। इसीलिए जब भी इकोनॉमिस्ट एक टैक्स कैलकुलेशन करते हैं वो केवल डायरेक्ट टैक्स को या इनडायरेक्ट टैक्स को आइसोलेशन में नहीं देखते। वो कहते हैं कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने से कंजम्पशन बढ़ती है या इनकम लेवल्स बढ़ते हैं या डिफरेंट सेक्टर्स को बूस्ट मिलता है जिसकी वजह से इनकम टैक्स बढ़ता है, तो ये दोनों एट पार देखने चाहिए, एज एन एग्रीगेट देखने चाहिए। तो टोटल टैक्स कलेक्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा वो रेलेवेंट है, ना कि केवल जीएसटी में क्या डिप आएगा, वो रेलेवेंट एस्पेक्ट रहेगा। अभिषेक सर, आज बहुत दिनों के बाद हमको ये सुनने में मिला कि बीड़ी पे जो है वो टैक्स कम हुआ है, लेकिन सिगरेट पे इट हैज बीन मूव फ्रॉम 28% टू 40। हालांकि अगर देखा जाए 28% प्लस सेस को मिला के आई थिंक इफेक्टिव रेट समवेयर कम्स अराउंड 88% व्हाट आई हैव रेड, और वही 88% ही रहेगा, सिगरेट में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बीड़ी को लेके बड़ी चर्चा हो रही है, ये आप समझा देंगे थोड़ा सा? मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। देखिए, अगर आप इस रैशनलाइजेशन से पहले भी सिगरेट एंड बीड़ी के रेट्स को देखें तो सिगरेट पे हमेशा जो सेसेस थे वो ज्यादा होते थे। जी इनफैक्ट जब बीड़ी 28% पे टैक्स थी तो हमने ये एनालाइज करा कि बीड़ी पे सेस नहीं था। तो ओके जो बीड़ी है वो जनरली माना जाता है कि लोअर इनकम ग्रुप के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और वो एक ओके एडिक्शन है, तो उसका रेट गवर्नमेंट अभी नहीं बढ़ाना चाहती। हालांकि गवर्नमेंट कहती है कि ये भी एक तरह के सिन गुड्स ही हैं और इस पे जी टैक्स कलेक्शन ज्यादा होना चाहिए। मगर इस समय बीड़ी पे रेट इसलिए कम करा गया है या फिर उस पर उसको हायर कैटेगरी में नहीं लेके जाया जा रहा है क्योंकि बीड़ी पहले भी उस पर कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगता था। बीड़ी 28% पे होती थी, सिगरेट 28% प्लस सेसेस पर होती थी, कॉम्पनसेशन सेस एंड अदर सेसेस उस पे लगते थे। तो सिगरेट पे इफेक्टिव रेट बहुत ज्यादा था, बीड़ी पे इफेक्टिव टैक्स रेट कम था। तो उसको 28% से करके 18% इसलिए किया गया क्योंकि 28% का कोई ब्रैकेट है ही नहीं। अगर आप उसको आज 28% से 40% वाले ब्रैकेट में लेके जाएंगे तो स्ट्रेट 12% बढ़ेगा, तो एकदम से कॉस्ट बीड़ी पे बढ़ जाएगी। इसलिए उसको फिलहाल के लिए 18% किया है। मगर हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करा जाए जिस पर जो केवल 18% में भी है बट उन पर आगे आने वाले समय में एनसीसीडी लग जाए या कोई ऐसा सेस या लेवी या ड्यूटी लग जाए जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम आएगी। अभी आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में जी जी थोड़ा सा कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर कुछ आ रहा है, तो स्टेट्स को भी पैसा चाहिए होगा। तो एक ऐसा एनसीसीडी टैक्स या डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेवी लगाया जा सकता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी लग सकता है, गवर्नमेंट के पास पावर है।
उसको लगाया जाएगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया बीड़ी का, अगर वो 18% में भी आते हैं तो वो एक एक्सेप्शनल प्रोडक्ट होगा। जो 18% में तो आते हैं तो 18% जाएगा कॉमन जीएसटी पूल में, मगर जो उस पर सेस लगेगा या एनसीसीडी लगेगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, जिससे उसका रेट बहुत कम ना हो, बिकॉज ये भी सिन गुड्स हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है इन सिन गुड्स को। तो उस पर वो एक्स्ट्रा टैक्स जो लगेगा वो सेस के फॉर्म में लगे और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाए, जो आइडेंटिफाइड सिचुएशंस में यूज कर पाए गवर्नमेंट स्टेट के लिए या अपने लिए। बिल्कुल, थोड़े समय में क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे सरकार जो है इस पे कदम उठाती है। मल्टीपल स्लैब से अब हम 2 स्लैब्स पे आ गए हैं। क्या ये एक राह, ये एक स्टेपिंग स्टोन है कि अब हम एक स्लैब पे चले जाएंगे? कब तक जा सकते हैं? देखिए, एक स्लैब पे जाना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि अगर आप 5% का या एग्जेम्पशंस का भी कैटेगरी देखेंगे, उसमें बहुत सारी अभी गुड्स एंड सर्विसेज 5% में आ गए हैं। एक टैक्स पे जाने के लिए अभी थोड़ा समय चाहिए होगा, जीएसटी 3.0 जब आएगा, मगर उसमें डिबेट ये होगी कि जो 18% वाले हैं, जो आज 77% गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स कंप्राइज करते हैं, उस रेट को हमें रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो अगर वो हम 18% से लेट से 15% लेके जाते हैं और एक सिंगल रेट पे आते हैं 14% या 13% पे लेके जाते हैं, तो 5% वाले प्रोडक्ट्स भी हायर कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि अगर वो डिफरेंट कैटेगरीज रहेंगी तो वो काम होगा नहीं। तो वहां से कुछ एग्जेम्पशन में जाएंगी और कुछ रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो अकॉर्डिंग टू मी 14% के आसपास हो सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो उसे 13% 14% के आसपास रख सकती है, वो एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट हो सकता है। मगर आई थिंक अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वो अरिथमेटिक भी देखनी होगी, स्टेट कॉम्पनसेशन एटसेट्रा देखने होंगे, ज्यादा लॉस ना हो जाए वो भी देखना पड़ेगा। प्लस गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डिफेंस को लेके, मेक इन इंडिया को लेके, तो वो हमारा रेवेन्यू डिप इतना नहीं हो सकता, हम फिस्कल डिफिसिट अभी बढ़ा नहीं सकते। दूसरा, जो ये टैरिफ का वॉर चल रहा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने आज ये कदम उठा के पूरे विश्व को ये बताया है कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। तो जब हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन एक रोबस्ट ग्रोथ देगी तो हमें अपने एक्सपोर्टर्स को भी बेनिफिट दे पाएंगे, क्योंकि हर चीज एक तरीके से इस्तेमाल हो पाएगी, बाइंग, परचेजिंग, एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जबकि ये पूरा जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस चल रहा है, तो उस समय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से ये अनाउंसमेंट करना अपने में बहुत अहमियत रखता है। और जो और बड़ी बात है वो ये है कि सारी स्टेट्स ने इसका समर्थन किया है। जीएसटी काउंसिल जो 2 दिन में जिसको कंक्लूड करना था, उसने 1 दिन में इस पे कंक्लूजन किया है, क्योंकि आज पूरा देश एक साथ है। और हमने ये बात देखी है कि जब भी देश पर कठिनाई आती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हित में बात करती है, चाहे वो आपका कश्मीर का अटैक हो, सब सारे एक साथ लोग आए। अभी ये जो टैरिफ है, जो यूएस ने टैरिफ लगाए हैं, ये भी एक तरह से देश के ऊपर एक समस्या है, क्योंकि हमारा बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स यूएस को एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे समय में सारे देश ने एक साथ मिलकर जो डिसीजन लिया है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेलकम मूव। वन लास्ट क्वेश्चन अभिषेक सर, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस जो हम रखते हैं, आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस जीएसटी पे बदलाव का कितना इम्पैक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पड़ेगा, एंड हाउ डू यू सी इट पैनिंग आउट? देखिए, गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर विजन है। अगर इंडिया को थर्ड सेकंड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पहुंचना है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पहुंचना है, इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द इकोनॉमी पहुंचना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना ही पड़ेगा। इंडिया कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन दी सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि अगर हम केवल एक सर्विस सेक्टर पर करेंगे तो देखिए आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलिए आप या और चीजें बोलिए, इससे एक बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। सर्विसेज सेक्टर को भी कोई डिसरप्शन हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी डिसरप्शन हो सकता है। तो जहां तक कि हमारी चर्चा चल रही है पीएमओ के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस के साथ, कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, हमें ये अभी समझ में आ रही है बात कि जो ऐसी आइडेंटिफाइड चीजें हैं जो आज देश में इंपोर्ट होती हैं, जैसे आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट, एक वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो क्या हमारा देश एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट वर्जन इंडिया में बना सकता है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ऐसा बना सकती है? जबकि इंडिया में
बेस्ट ऑफ ब्रेन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट ने बिहाइंड द कर्टन्स ये सारे डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं इंक्लूडिंग द सर्विसेज एंड द गुड्स जहां पर हमारा इंपोर्ट होता है ज्यादा, तो हम अपनी फॉरेक्स को कैसे बचा सकते हैं, रिजर्व्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हम मेक इन इंडिया कैसे कर सकते हैं। तो जब ये एनालिसिस हुआ तो दो चीजें सामने आई कि इंडिया गोल्ड सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल। तो जो दो ये चीजें हैं इनसे हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। गोल्ड इंपोर्ट से इंडिया को बहुत फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो एक एसेट माना जाता है, दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, दैट इज एन एसेट। तो हमें गोल्ड इंपोर्ट से फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट से, जो अब इंडिया रशिया से खरीदेगा और ज्यादा खरीदेगा। आप हम पे लगाइए टैरिफ, हम और ज्यादा रशिया से खरीदेंगे, क्योंकि हम उसको इंडिया में हमारी कैपेबिलिटीज है रिफाइन करने की। देखिए, इंडिया को आज आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया कोई ऐसा देश नहीं है कि आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम वी कांट फाइंड ऑल्टरनेट मींस। आप अगर इंडिया पे टैरिफ लगाओगे तो इंडिया और ऑयल इंपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका रीजन है हमें और ऑयल इंपोर्ट करके उस ऑयल को रिफाइन करके हम एक्सपोर्ट करेंगे। जो उस एक्सपोर्ट का बेनिफिट आएगा, या जो उस रिफाइनिंग से या कॉस्ट जो प्रोडक्शन हमारी कम हो रही है उससे जो हमें बेनिफिट मिलेगा, उस पैसे को हम यूज करेंगे अपनी डोमेस्टिक इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग में, वो हम पीएलआई स्कीम्स में देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अब आप बोलते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर को या लेदर सेक्टर को बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो कोई बात नहीं, जो हमारी सेविंग्स वहां पर होंगी, या जो हम डिफेंस में इतना इंपोर्ट करते थे अब वो हम इंडिया में बनाएंगे, हमारी प्लानिंग सारी वो है। तो जो हमारी वो सेविंग होगी पैसे की, उस पैसे को हम यूज करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम आइडेंटिफाइड सर्विस सेक्टर्स हैं। तो जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो क्या हमारे देश में आज अपनी हम लक्ष्मी नहीं बना सकते? हम अपनी लक्ष्मी बना सकते हैं, तो उस पे काम चल रहा है। जो ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें हैं, रुपये को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे हमें अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने हैं और अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग करना है, और डॉलर डिपेंडेंसी अपनी कम करनी है, उस पे काम चल रहा है। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होता है यूएस को टैरिफ्स की वजह से, तो हम ऐसे मेजर देंगे कि हमारा इंपोर्ट भी यूएस से कॉरस्पॉन्डिंगली कम हो जाए। तो ऐसी, अब आप समझिए, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर ऐसा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज आप बात करते हैं, तो क्या देश में कमी है रिसर्चर्स की, डेवलपर्स की, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंजीनियर्स की? देश अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा, और ये मैं आपको बता रहा हूं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूं कि इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। सेमीकंडक्टर की आप बात करें, या अभी आप देखिए 2 दिन पहले प्रधानमंत्री चीन और वहां की यात्रा से सबसे पहले टेक्नोलॉजी ग्रुप को उन्होंने क्यों एड्रेस करा? क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस नहीं केवल शेयर करना चाहते थे, बट वो बोलना चाहते थे इंडिया को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है। और प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बात बोली थी कि टेक्नोलॉजी, वो पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं टेक्नोलॉजी में, उनको अच्छा लगता है कि अगर भारत देश टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े। तो आई थिंक जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज भी होंगी, वो इंडिया में बहुत बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। अगर अब आप बात करते हैं कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, आपको लगता है कि अगर इंडिया ऐसे फॉरेन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर देता है, तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो यूएस छोड़ देंगी मगर इंडिया में रहेंगी, इंडिया में डोमेस्टिक बिजनेस करेंगी, बोलेंगे हमें यूएस से लेना देना नहीं है। तो आई थिंक जो आज चैलेंज है देश के आगे, उसका एक ये जो पहला कदम उठाया है गवर्नमेंट ने सारी स्टेट्स के साथ मिलके, जीएसटी काउंसिल ने, ये एक बहुत बड़ा कदम है सही दिशा में। और ये दिशा, अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलूंगा मैं, जो हमारे ऊपर ये टैरिफ लगे हैं, क्योंकि जब कठिनाई आती है कि हम कुछ नया सोचते हैं, और ऐसे सोच ऑलरेडी डिफरेंट लेवल्स पर हो रही है, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल करेंसीज एटसेट्रा। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।